नमस्कार। बिहार के महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 5 चरणों के लिए जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके लिए बिहार कमर कसकर तैयार है। यह चुनाव कई मायनों में देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करने वाला होगा। इसलिए सवाल ये जरूर उठता है कि बिहार में जनता किसे चुनेगी। तो बिहार में किसे चुनेगी जनता, किसके हाथ में होगी बिहार की कमान, इसके लिए तो हमें इंतजार करना पड़ेगा 8 नवंबर तक। लेकिन इस बीच जो खबरें हो रही हैं उसमें हम बता दें कि महागठबंधन ने भी अपनी सीटों का ऐलान कर दिया है। 243 सीटों में से जनता दल यूनाइटेड और राजद 101 सीटों पर, तो कांग्रेस 41 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और चुनाव से जुड़ी हर खबर को लेकर, पल पल की खबर से हम आपको लगातार अवगत कराते रहेंगे। लेकिन इससे पहले बिहार के हर जिले का पूरा सच, हर जिले के मुद्दे, हर दल की रणनीति, राजनीति और जनता की अपेक्षाओं को दिखाता रहेगा हमारा ये कार्यक्रम जिला जिला बिहार। और जिला जिला बिहार में आज के कार्यक्रम में हम बेगूसराय और औरंगाबाद पर जो है नजर डालेंगे और वहां पर हमारी पैनी निगाह होगी। और बेगूसराय और औरंगाबाद की राजनीति और लोगों के मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश जी। सत्यप्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम ये भी बता दें कि बिहार में मौजूद हैं हमारी संवाददाता ऋतु वर्मा और शैलेंद्र कुमार मिश्र। हमारे दोनों रिपोर्टर लगातार जमीन पर रहकर काम कर रहे हैं और देख रहे हैं कि वहां मुद्दे क्या है, पॉलिटिकल पार्टियों की राजनीति क्या है। तो इन दोनों के पास भी जाएंगे और इनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं, पहले बेगूसराय की बात करें। बिहार का लेनिनग्राद जिसे कहा जाता था इस बेगूसराय को, और इसे कभी यह भी कहा जाता था कि ये बेगूसराय जो है बिहार की औद्योगिक राजधानी है। लेकिन क्या है वहां की स्थिति, ये हम देखते हैं इस रिपोर्ट में। पहले मुंगेर जिले का अंग रहा बेगूसराय 1972 में अलग जिला बना। इस जिले के नवलगढ़ और जय मंगलगढ़ का किला अपनी भव्य विरासत की कहानी बयां करते हैं। तो वहीं यहाँ हुई खुदाई के दौरान मिले अवशेष इसके प्राचीन इतिहास पर मोहर लगाते हैं। नवलगढ़ में मिले अवशेष यहाँ बौद्ध विहार होने की पुष्टि करते हैं। ये जिला मध्यकाल में पाल वंश के शासन के अधीन था। आजादी के आंदोलन में भी इस जिले ने अहम भूमिका निभाई। बेगूसराय जिला बिहार के औद्योगिक जिले के रूप में जाना जाता है। यहाँ मुख्य रूप से 3 बड़े उद्योग हैं: बरौनी तेल शोधक कारखाना, थर्मल पावर स्टेशन और तीसरा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर लिमिटेड। इसके अलावा कई छोटे छोटे और सहायक उद्योग भी हैं। हालांकि गंगा किनारे बसे इस जिले के लोगों का मुख्य पेशा खेती है। इस वजह से यहाँ खेती आधारित उद्योगों की संभावना भी काफी ज्यादा है। राजनीतिक रूप से जागरूक इस जिले को बिहार का लेनिनग्राद कहा जाता था। ये जिला वाम उभार का केंद्र था, लेकिन सिर्फ 1967 के आम चुनाव को छोड़ बेगूसराय की लोकसभा सीट पर वाम दल कभी भी जीत दर्ज नहीं कर सके। अमूमन इस सीट पर कांग्रेस और समाजवादियों ने ही विजय पाई। हालांकि विधानसभा चुनावों में जरूर वाम दलों ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की। 2015 के आम चुनाव में भाजपा ने पहली बार इस सीट पर कब्जा किया है। देखना दिलचस्प होगा कि अब की विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता किसे चुनती है। तो ये आपने बेगूसराय को आज देखा कैसा है, हमारे संवाददाता की नजर से देखा। और देखते हैं आंकड़ों की नजर से देखें तो बेगूसराय की क्या राजनीतिक स्थिति है। इन आंकड़ों पर हम नजर डालते हैं और हम आंकड़े वहां की तस्वीर बताते हैं। अगर बेगूसराय की बात करें, कुल मतदाता 17,77,000 हैं। 17,77,000 कुल मतदाता हैं, जिनमें पुरुष हैं 9,48,000 और महिलाओं की तादाद 8,28,000 है। ये बेगूसराय के जिले की स्थिति है। और इस बेगूसराय में कुल मिलाकर 7 सीटें हैं। चेरिया बरियापुर, बछवाड़ा, तेघड़ा विधानसभा सीट है, मटिहानी, साहेबपुर कमाल यह भी विधानसभा सीट है। बेगूसराय मुख्य सीट जो है बखरी सुरक्षित सीट है, ये अनुसूचित जाति की। तो कुल मिलाकर 7 सीटें हैं। और 2010 के चुनाव में देखें तो 3 सीटें बीजेपी को मिली थी, 3 सीटें जो है जेडीयू को मिली थी। कुल मिलाकर इन दोनों का गठबंधन था और
एक सीट जो है इनके हाथ में नहीं थी, लेकिन इस तरह से कुल मिलाकर देखें तो पूरी तरह से ये स्वीप किया गया था। एक सीट जो है उनके खाते में नहीं, पर 7 में से 6 सीटें इस गठबंधन को मिली थी। 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 6 सीटें भाजपा ने बढ़त बनाई थी, एक सीट पर जेडीयू। 2014 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखें तो, माफ कीजिएगा, जेडीयू नहीं, आरजेडी, लालू प्रसाद यादव की आरजेडी ने एक सीट पर बढ़त बनाई थी। ये 2014 की जो लोकसभा चुनाव हुए थे, अगर उस हिसाब से हम देखें। लेकिन आज स्थिति क्या है ये जानने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता ऋतु वर्मा। ऋतु, बेगूसराय हम सुन रहे थे लेनिनग्राद इसको कहा जाता था, ये भी कहा जाता था औद्योगिक वहां की राजधानी कहा जाता था। क्या स्थिति है इस वक्त इन चुनाव में? देखें 2010 की स्थिति कुछ और थी, 2014 की स्थिति कुछ और थी। देखिए, जहाँ तक बात रही लेनिनग्राद का इसे कहा जा रहा, तो एक ज़माने यहाँ पे वर्चस्व हुआ करता था। 90 के दौर से पहले वाम दलों का, कॉमरेड चंद्रशेखर यहीं से थे जिन्होंने वाम दलों की राजनीति यहीं से बिहट से शुरू की थी। लेकिन अशोक, पिछले 25 साल में अगर बात करें, मंडल की राजनीति के बाद से जिस तरह से 90 के दशक से पूरा राजनीतिक स्वरूप बदला और उस देश की राजनीति बदली, साथ ही साथ बेगूसराय का परिदृश्य जिस तरह से बदला, वाम दलों का जो एक तरह से जनाधार होता था, किसान, मजदूर, हाशिए पर खड़ा वो जो वर्ग होता था, वो धीरे धीरे पहले जाति पर बटा, फिर जाति आधारित राजनीतिक पार्टियों पर बटा, फिर जाति आधारित नेताओं पर बटा, और धीरे धीरे वो जो बिखराव आया है, उस बिखराव ने इन्हें हाशिए पे कर दिया। 2010 में 243 सीटों में से एक बछवाड़ा सीट सिर्फ वामदल अपनी बचा पाया था। एक बार फिर इस चुनाव में सभी पांचों वामदल एक साथ एक मोर्चे पे खड़े हैं। जहां गठबंधनों की अगर बात करें तो महागठबंधन एक तरफ है, एक एनडीए गठबंधन है, दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव, तारिक अनवर और संगमा साहब की पार्टी एक तरफ है, और चौथा जो गठबंधन कहा जा रहा है वो वाम दलों का गठबंधन कहा जा रहा है। उनका मानना है कि वो इस बार चुनाव में अपनी ताकत दिखाएंगे एकजुट होकर। लेकिन सोचने वाली बात यह है, वो जनाधार जो आज की तारीख में जातियों में, पार्टियों में, पार्टी आधारित नेताओं में बिखराव जो हो चुका है, किस तरह से जमीन पर उसको वाम दल बटोरेगा। 3 सीटें जो कही जा रही हैं अभी भी, जो बछवाड़ा वो जिस पे वामदल जीता है पिछली बार 2010 में, उसके अलावा देगड़ा एक सीट है और मटिहानी, इन 3 सीटों पर वामदलों का कहना है कि वो त्रिकोणीय संघर्ष की एक तस्वीर तैयार करेंगे। लेकिन जिस तरह से 2014 में यहाँ से 7 में से 6 सीटों पे बीजेपी की बढ़त थी और 1 पे आरजेडी की बढ़त थी, उससे दिखता है कि जिस जनाधार की ताकत को लेकर बात कर रहे हैं वो उस जनाधार में बिखराव है, उसको समेटना एक बड़ी चुनौती होगी वाम दलों के लिए भी। जी, जाहिर तौर पर चुनौती तो होगी, और जबकि इतने सारे गठबंधन जो हैं चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में वाम गठबंधन वहां क्या कुछ कर पाता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं कि बेगूसराय की जनता है वो क्या कहती है, जनता की नज़र में क्या मुद्दे। एक भी पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, मवेशी हॉस्पिटल कार्य रूप में नहीं है, सिर्फ नाम का आदर्श मवेशी हॉस्पिटल है। अनुमंडलीय अस्पताल का कोई भी व्यवस्था नहीं है अभी तक। जितने भी नरक का स्थिति है ऊपर सीमन का रोड है, तो अपना मुखिया अपना अनुसार पंचायती राज काम कर लेता है, दूसरे पंचायत में क्या हो रहा है उससे उसको मतलब नहीं रहता है। यही सब वजह से नरक का स्थिति अनुमंडल में है। दिक्कत है कि रास्ता भी नहीं है, पानी में जाते हैं आते हैं, पानी इतना बड़ा लग जाता है, भर गुलठी, बच्चा पढ़ने के लिए नहीं जाने के लिए तैयार होती है, तो रास्ता तो मिलना चाहिए। इतना बड़ा बाजार है, हाँ, यात्री लोग ठहरता है, महिला ठहरती है, और बस से उतरती है यात्री सब। इतना बड़ा बाजार में एगो शौचालय उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर पानी की बहुत समस्या है, क्योंकि पीने के लिए लोगों को मतलब जो पानी का जो उसका सरकार के द्वारा जो उसको निर्धारित किया गया है कि इतना मतलब पानी में आयरन या ये नहीं होना चाहिए, वो सब यहाँ रहते हुए के बावजूद भी यहाँ के लोगों को दूषित पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। प्रॉपर विकास हुआ नहीं, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, और स्कूल की ज़रूरत है और हॉस्पिटल की ज़रूरत है। उस पर प्रॉपर कोई नेता लोग मास में जाके उसको मोबिलाइज करें और तैयार करें, इसके लिए ऐसा करते नहीं। जल निकासी का सुविधा नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है। तो ये जनता के मुद्दे थे। सत्यप्रकाश जी, एक महिला कह रही थी कि बारिश होती है तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि इतना पानी भर जाता है।
एक पुरुष कह रहा था कि बिजली नहीं है, पानी, साफ पानी नहीं मिलता पीने के लिए, और साथ साथ एक व्यक्ति ने कहा कि नरक जैसी स्थिति है। बहुत भयावह स्थिति है, जो औद्योगिक, जिसको राजधानी कभी कहा जाता था बिहार की। देखिए, औद्योगिक राजधानी इसलिए कहा जाता था, वहाँ तेल शोधक कारखाना है बरौनी में, फर्टिलाइजर का कारखाना है, और बरौनी में एक पावर प्लांट भी है। तो इस हिसाब से वो एक तरह से कहें कि उत्तर बिहार में सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी थी। लेकिन जैसा कि आपके रिपोर्टर्स ने वहाँ से जो ग्राउंड से रिपोर्ट भेजी है, उसमें 2-3 चीज़ें साफ हैं कि जो शहर की स्थिति है, नगर पालिका की स्थिति है, वो बहुत ख़राब है, क्योंकि जैसे ही बारिश होती है सब जगह पानी लगता। ये सिर्फ बेगूसराय की स्थिति नहीं है, आप उत्तर बिहार में क्या, दक्षिण बिहार में किसी भी शहर में जाएंगे, ये बहुत ही भयावह स्थिति है। हुआ यह है कि टाउन प्लानिंग जैसी कोई चीज़ हुई नहीं। एक बार जो पुराने ज़माने में जैसे लोग खेत की ज़मीन खरीद कर घर बनाते थे, उसी तरह से बनाते चले गए। बाद में नगरपालिका बनी तो उसको रेगुलेट करते गए। लेकिन अब क्या हुआ है कि पिछले 10-15 सालों में लोगों के पास पैसा आया है, लोगों ने गाड़ियां खरीद ली हैं, और सड़क वही पुरानी पतली सी सड़क है, एक कोई गाड़ी निकालेगा और सड़क मैं वही कह रहा हूँ। और जो ड्रेनेज सिस्टम एक जमाने में जिसको आप कह रहे हैं, जहां ये माना जाता है, कॉन्सेप्ट ये है कि जहां उद्योग धंधे खड़े होते हैं वहां पर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करती है, लोगों की जिंदगी में बदलाव आता है। लेकिन ये रिपोर्ट कहती है लोगों के मुद्दे कि वहां पर इतना सब कुछ शुरुआत होने के बावजूद कहीं पे विकास हुआ नहीं, ठप का ठप। ये बेगूसराय इस मामले में किसी और शहर से अलग नहीं है जी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, ये स्थिति सिर्फ बेगूसराय की नहीं है। आगे भी आप औरंगाबाद जाएंगे और हो सकता है और भी जिलों के आप इस तरह की रिपोर्ट मंगाए, वहाँ हर जगह, अमूमन हर जगह आपको ये स्थिति मिलेगी। मैं खुद बिहार से आता हूँ, कई जिलों में मैं पर्सनली गया हुआ हूँ, और इधर भी अभी 1-2 महीने पहले भी गया हूँ। जहाँ भी जाएंगे थोड़ी सी बारिश होगी, बहुत भयावह स्थिति हो जाएगी। तो ये सिर्फ शहर की स्थिति नहीं है। आप गांव में जाएंगे, सिर्फ ये हुआ है कि जो जेडीयू और बीजेपी के शासनकाल में 8 साल में, उसमें ये हुआ है कि जो मुख्य सड़कें हैं गांव की तरफ जाने वाली, शहर को गांव से, उन सड़कों का निर्माण हो गया है, पुल बन गए हैं, लेकिन उसके बाद फिर स्थिति खराब है। और ये स्थिति, जैसे आपको वहाँ 2-3 चीज़ें जो लोग बता रहे हैं, बरौनी में ये पावर प्लांट है, इसके बावजूद बिजली की स्थिति खराब है बेगूसराय में। और ये सिर्फ बेगूसराय में नहीं है, पूरे राज्य में है। चुनाव के ठीक पहले कुछ महीने से अभी थोड़ी सी बेहतर स्थिति है, और क्यों हो सकती है आप समझ सकते हैं। लेकिन अमूमन वहाँ बिजली की स्थिति भी खराब है। आप देखिए, एक कहलगांव भागलपुर में, एक बरौनी और एक कांटी में थर्मल पावर, और कांटी का थर्मल पावर जो 80 के दशक में शुरू हुआ था, अभी भी उसकी स्थिति बहुत जर्जर है, और जो उसकी कैपेसिटी जितनी है उतना वहाँ पे उत्पादन हो नहीं रहा। बिल्कुल, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सीधे एक बार फिर चलते हैं हमारे संवाददाता ऋतु के पास। ऋतु, अगर स्थिति देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एकदम नेग्लेक्ट किया गया है, और साफ तौर पे जब आप कह रहे हैं कि जातियों की राजनीति हो रही है, तो क्या बिहार के लोग, बिहार की जनता ये समझ पा रही है कि जो जाति की जो राजनीति हुई, इसने विकास को कहीं पीछे छोड़ दिया? देखिए, अगर बेगूसराय की ही बात करते हैं अशोक, 80 के दशक के बाद से और 90 के बाद से तो बिल्कुल ही इस इलाके में एक तरह से विकास का कोई काम नहीं हुआ। यहाँ के लोगों का मानना, इनका कहना है कि राजनीतिक पक्षपात निश्चित रूप से हुआ है इस जिले के साथ। तो 3-4 चीजें गिनाती हूँ। देखिए, राजेंद्र पुल जो उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ता है, पिछले 1.5 साल से उसकी हालत खस्ता है, और हालत खस्ता होने का सबसे ज्यादा खामियाजा आम जनता भुगत रही है। घंटों ट्रैफिक लगा रहता है उस पे, एक तरफ से एक बार में ट्रैफिक छूटता है, फिर दूसरी तरफ से दूसरी बार। और यही हाल हमने देखा है कि बिहार में तमाम ऐसे पुल जो अंग्रेजों के जमाने के हैं, उसके बाद से इनकी हालत इसी तरह की है। दूसरी बात, यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज की क्या शिलान्यास हुआ, पॉलिटेक्निक जो है बेगूसराय का, उसी के उसमें 4 एकड़ की ज़मीन में वो खुलना था, वो नहीं खुला। शिलान्यास होके रखा हुआ है, टेंडर हुए, टेंडर पे तमाम विवाद हुए, लेकिन नहीं खुला। मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ, मेडिकल कॉलेज की स्थापना नहीं हुई। औद्योगिक नगरी इसे कहा जाता था। देवना एक औद्योगिक नगरी है जहां पर कई, एक तरह से कह सकते हैं, छोटे बड़े तकरीबन 100 उद्योग हुआ करते थे। धीरे धीरे करके वो बंद हो गए। फर्टिलाइजर फैक्ट्री बंद हुई, कई बाय प्रोडक्ट की उससे वहां से खपत होती थी, यहाँ पे बहुत ज्यादा रोजगार की संभावना थी और रोजगार लोगों को मिलता था, वो बंद हुई। तो आप कह सकते हैं कि एक लंबे समय से चला आ रहा विकास का जो तमाम मापदंड है, वो यहाँ पे औद्योगिक नगरी की राजधानी से कहा जाता था बेगूसराय को अशोक, वो धीरे धीरे ध्वस्त हो गया है, जिस पर शिक्षा पे असर पड़ा, विकास पे, रोजगार पे, तमाम चीजों पे असर पड़ा। तो विकास की तस्वीर इस हिसाब से देखी जा सकती है कि पिछले 25 साल में बेगूसराय को विकास के लिहाज से नहीं कुछ मिला है।
जी बिल्कुल, विकास का पहिया जो है थमसा गया। लग रहा है कि देश कहीं आगे बढ़ रहा है, लेकिन बिहार में विकास का रुख जो है वो पूर्व विकास का पहिया जो है पूरी तरह से थमसा गया। हम लौटेंगे, लेकिन इस वक्त सीधा रुख करते हैं औरंगाबाद की बात करें। सोन नदी के किनारे बसे जिले औरंगाबाद की तरफ रुख करते हैं, देखते हैं रिपोर्ट की आखिर औरंगाबाद जो है वहां की तस्वीर क्या है हमारे संवाददाता की नजर से। सोन नदी के किनारे बसा औरंगाबाद मगध साम्राज्य का अंग था। गया जिले से अलग हुए औरंगाबाद ने आजादी के आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। स्वतंत्रता सेनानी विभूति नारायण सिंह के नेतृत्व में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ जमकर संघर्ष किया। औरंगाबाद को 1973 में अलग जिला बनाया गया। इस जिले का सूर्य मंदिर मशहूर है, जहां पर छठ के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। इस जिले के लोगों का मुख्य पेशा खेती है। सोन नदी से निकले नहरों से सिंचाई होती है। हालांकि इस जिले के 21% आबादी के पास ही खेती लायक जमीन है। यहाँ की 50% से अधिक आबादी भूमिहीन मजदूर है। रोजगार का कोई और साधन न होने से आजीविका और बेहतर जीवन यापन के लिए इस जिले से भारी संख्या में लोग पलायन कर जाते हैं। राजनीतिक रूप से जागरूक इस जिले ने बिहार की राजनीति को नया आयाम दिया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा इस जिले के रहने वाले थे। वे औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से 7 बार चुनकर संसद तक पहुंचे। बाद में उनके बेटे निखिल कुमार ने भी कांग्रेस के टिकट पर इस सीट से जीत हासिल की। हालांकि इस सीट पर पहली बार 2014 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कब्जा जमाया। इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि यह जिला क्या जनादेश देता है। तो औरंगाबाद के आंकड़े के हिसाब से अगर देखें तो औरंगाबाद की क्या तस्वीर दिखती है, उस पर हम नजर डालते हैं। औरंगाबाद तो औरंगाबाद में कुल मिलाकर मतदाता 15,50,000 हैं। औरंगाबाद जिले के कुल मतदाता जिसमें पुरुष हैं 8,38,000, महिलाओं की तादाद 7,12,000। तो 1 लाख से ज्यादा का अंतर है महिला पुरुष मतदाताओं में। कुल विधानसभा सीटें 6 हैं। गोह, ओबरा 6 विधानसभा सीटों में। नवीनगर सीट है। कुटुंबा ये सुरक्षित सीट है और यहां से मांझी साहब के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। औरंगाबाद और रफीगंज, तो कुल मिलाकर 6 सीटें हैं। और देखें तो वहां पर 4 सीटें जेडीयू, 1 सीट भाजपा को मिली थी 2010 में, जब दोनों दल गठबंधन के साथ लड़े थे। 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई थी। 2014 की अगर बात करें तो 6 सीटों पर भाजपा ने बढ़त बनाई थी। 1 सीट पर बढ़त थी लालू यादव की, आरजेडी की। तो कुल मिलाकर देखें तो 2014 में तस्वीर जो है एक बार फिर से भाजपा के पक्ष में साफ तौर पे दिखाई दे रही थी। और सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र के पास। शैलेंद्र, जो कि कुटुंबा आप देख रहे थे, जो 6 सीटें हैं उनमें कुटुंबा सीट जो है जहां से मांझी साहब ने अपने बेटे को उतारा है, तो कुल मिलाकर बिहार में इस बार भी ऐसा लगता है कि तमाम पार्टियां अपने रिश्तेदारों को, नाते रिश्तेदारों को टिकट देने की जो है वो पूरी तरह से उसी परिपाटी पर चल रही है। क्या कुछ इसका असर देखते हैं वहां पर? देखिए, ये सही बात है कि परिवारवाद का बोलबाला है कई पार्टियों में, चाहे वो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा लोजपा की बात हो या फिर आरजेडी की बात हो। और इसकी चर्चा भी हो रही है कि पहले घर के लोगों को टिकट देने की प्राथमिकता हो रही है। और यही वजह है कि कुछ लोग असंतुष्ट भी विभिन्न दलों में बताया जा रहे हैं। जहाँ तक ज़मीनी स्तर पर जो मुद्दों की बात है, ये एक बहुत ये कह सकते हैं सकारात्मक बात है कि जनता सबसे पहले अपने ज़मीनी मुद्दों की बात कर रही है। अगर हम औरंगाबाद की बात करें, हम जानते हैं कि कृषि बहुल इलाका है। हालांकि कुछ उद्योग धंधे भी हैं, सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, लेकिन बड़ी आबादी ऐसी है जो बेरोजगार है। और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हम जानते हैं बड़ी आबादी है जिसके पास कोई ज़मीन नहीं है, भूमिहीन है। लिहाजा कृषि बहुल इलाका होने के बावजूद यहाँ पर बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। और अगर आप ग्रामीण इलाकों में जाएँ, नहर जरूर है लेकिन नहरों से पानी नहीं पहुँच रहा है। लिहाजा सिंचाई एक बड़ा मुद्दा है, चूँकि बहुत सारा ऐसा इलाका है जहाँ पर हम जानते हैं कि सूखे जैसी स्थिति है। लिहाजा सिंचाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। तो निश्चित तौर पर जो है ये कह सकते हैं कि ज़मीनी मुद्दे बहुत जेहन में है यहाँ जनता के, और वो इसकी चर्चा भी कर रहे हैं जब हम लोग उनसे बात करते हैं। अशोक, बिल्कुल, आपने जमीनी मुद्दों की बात की, जनता के मुद्दों की बात करी, तो देख लेते हैं कि औरंगाबाद की जनता वहां के मुद्दे क्या है, वो क्या कहती है, सुन लेते हैं।
हमारे ज़िला में मुख्य मुद्दा विकास का है। अब हम लोग तो किसान हैं, हम लोग का सिंचाई का साधन यहाँ पे नहीं है, हम लोग को सिंचाई चाहिए। मुख्य समस्या है उत्तर कोल सिंचाई योजना। कुछ साल पहले इस पर पानी बहाया गया और जो पारंपरिक सिंचाई संबंधी आहर पैन वगैरह थे, इसके चलते बर्बाद हो गए। अब मुख्य रूप से किसान इसी पर आधारित हैं और ये नहर जो है से बिल्कुल बरसाती नहर बन के रह गया है। सही डॉक्टर एको अस्पताल में नहीं है। डॉक्टर मरीज से लड़ जाता है, कोई जाता है पानी चढ़ाने के लिए तो नहीं पानी नहीं चढ़ेगा, ऐसे डॉक्टर अस्पताल में आया है। बीच में लोग खा जा रहा है, जनता के पास पहुँचते पहुँचते बहुत दूर तक है काम होने वाला उसको अधूरा करके छोड़ दे रहा है। जहाँ तक विकास का सवाल है हमारे औरंगाबाद ज़िले में, अगर देखा जाए तो कुछ स्तर तक विकास हुआ है, लेकिन जो बुनियादी सुविधाएं हैं जैसे शिक्षा के क्षेत्र में पेयजल की सुविधाएं, चिकित्सा की सुविधाएं, तो वो अभी बिजली की सुविधाएं वो अभी धरातल पे नहीं आई हैं। जॉब का बहुत दिक्कत है, जो भी हैं यहाँ के बिहार के लोग वो बाहर जाते हैं अपने जॉब के लेके, में जैसे दिल्ली हुआ, महाराष्ट्र हुआ। यहाँ पे कोई अच्छी बड़ी इंडस्ट्री कंपनियाँ नहीं है, कोई आईटी सेक्टर नहीं है। शिक्षा के मामले में है पिछड़ा हुआ, पढ़ाई के मामले में पिछड़ा हुआ, बेरोजगारी है, बिजली का दिक्कत है, पानी का दिक्कत है, ये सब दिक्कत है भी चल रहा है। रोड का भी दिक्कत है, नाली ज़्यादा खासकर नाली का दिक्कत है, जाम हो जाता है। बस थोड़ा सा पानी होगा, पानी का निकास, नाली का निकासी नहीं है। तो लगभग जो समस्याएं हमने बेगूसराय में देखी वो ही औरंगाबाद में लोग कह रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात है कि सोन नदी के किनारे उसके बावजूद किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलता और ये भी बिहार की एक बड़ी समस्या है। क्या ये मुद्दा बनेगा चुनाव में? देखिए, एक दिक्कत वहाँ रही है उत्तर बिहार में, जहाँ हर साल बाढ़ की स्थिति आती है, खासकर कोसी वाले क्षेत्र में, और दक्षिण में साथ साथ सूखा भी कई बार पड़ता है, खासकर औरंगाबाद जहानाबाद के क्षेत्र में। और सिंचाई के लिए जैसा कि एक ग्राउंड रिपोर्ट में ये चीज़ सामने आई कि जो एक नहर बनाई गई थी उसमें पानी जो है सिर्फ बरसात के मौसम में ही उसमें पानी होता है, बाकी पानी नहीं होता है। और भी कुछ लोगों ने जो मुद्दे उठाए उसमें सबसे जो अहम चीज़ मुझे दिखी है, 3-4 ऐसे युवक थे इस रिपोर्ट में जो ये कह रहे हैं विकास नहीं हो रहा है, आईटी सेक्टर की कोई कंपनी नहीं आई है और रोजगार की समस्या है। ये जो चुनाव अब तक बिहार में होते रहे हैं उससे ये चुनाव इस मायने में अलग होगा कि पहली बार ये जो एक तबका है युवकों का जो एस्पिरेशन रखता है कहीं आगे बढ़ने का, वो लोग जाति के बजाय इस बात पे वोट करेंगे कि कौन उनको बेहतर भविष्य दे सकता है। ये एक बहुत अहम मुद्दा है क्योंकि एक तबका उभरा है अब जो बहुत मुखर हो रहा है, जिसका कहना है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए। ज़्यादा युवक हैं आपको लगता है कि या फिर इसमें आमतौर पे युवक हैं, चूंकि जो जातीय पूर्वाग्रह हैं, जो पुराने लोग हैं उनको छोड़ने में शायद दिक्कत हो, लेकिन जो नया तबका उभरा है वो इन सब चीज़ों को पीछे छोड़कर वो किसी राजनीतिक दल को या किसी राजनेता को या किसी कैंडिडेट को इस बात पे तौलेगा कि वो उसको कितना बेहतर बिहार दे सकता है, एक ऐसा बिहार जिसमें बेहतर शिक्षा हो। क्योंकि शिक्षा के लिए भी आप देखेंगे बिहार में, दिल्ली में जितनी यूनिवर्सिटीज़ है या हिंदुस्तान के हर भाग में जितनी बेहतर यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ के पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, आपको वहाँ का मजदूर बाहर जा रहा है काम के लिए, रोजगार के लिए, मजदूरी तक। और ये स्थिति, अब एक पुल की बात हुई, राजेंद्र पुल की बात रितु ने कही रिपोर्ट में, मैं कह रहा हूँ जो पटना और हाजीपुर को जोड़ने वाला जो गांधी सेतु है वो कई साल से उसका एक लेन टूटा हुआ है और एक ही लेन पे जो है ना वो सारी गाड़ियां आती जाती हैं और कई बार वो पुल पार करने में अगर आप गाड़ी में हो या बस में हो आपको 4-5 घंटे लग सकते हैं। ये स्थिति है और लोग बिहार के विकास और उस पुल के निर्माण के लिए कई बार पैसा भी अलॉट हुआ है, ये बात भी सामने आई थी, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है ये हम देख रहे हैं। शैलेंद्र, संक्षेप में आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे मैंने कहा कि सूर्य मंदिर भी वहां पर है, कई ऐतिहासिक महत्व की चीजें हैं, क्या कभी इसको पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की इतनी संभावना है, फिर भी क्या वजह है कि इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया?
बिल्कुल, और यही लोगों की बहुत बड़ी चिंता भी है कि पर्यटन के लिहाज से बहुत विकसित किया जा सकता था इलाका, और सौभाग्य है इस इलाके का कि राष्ट्रीय राजमार्ग के जो है औरंगाबाद जो शहर है राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसा हुआ है, लिहाजा सीधी कनेक्टिविटी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर जो कनेक्टिविटी है उसकी हालत उतनी ठीक नहीं है, वो खराब है। और साथ ही साथ हम जानते हैं कि किले हैं, कई पहाड़ हैं जो है ऐतिहासिक महत्व के, जहाँ लोग जाते हैं, लेकिन इलाके के लोगों का यह कहना है कि पर्यटन के लिहाज से इस पर ध्यान नहीं दिया गया। बिजली की जो सुविधाएं हैं वो बेहतर नहीं। अगर आप जाएँ यहाँ पर औरंगाबाद शहर में, अगर बात करें जनता से, तो वो स्पष्ट तौर पर यह कहते हैं कि बिजली की बहुत बड़ी दिक्कत है, और साथ ही साथ बिल भी जो है ठीक नहीं आता है, उसको लेकर लोग बहुत परेशान रहते हैं। और कानून व्यवस्था, चूंकि औरंगाबाद में कहना चाहूँगा औरंगाबाद नक्सल प्रभावित इलाका रहा औरंगाबाद जिला, लिहाजा कानून व्यवस्था के मुद्दे को भी जनता ने खूब हमसे बातचीत की और कहा कि जो कानून व्यवस्था की हालत है वो ठीक नहीं है। कानून व्यवस्था औरंगाबाद के लिए एक बड़ा मुद्दा था जिस पर हम आज शायद बात नहीं कर पाए, लेकिन जरूर इस पर एक बार फिर से बात करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र और ऋतु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सत्यप्रकाश जी आप यहाँ पर आए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिला बिहार में आज हमने बेगूसराय और औरंगाबाद की बात की। कल इसी वक्त फिर हाजिर होंगे और 2 नए जिलों की कहानी आप लेकर आएंगे, और कल जिन 2 जिलों की बात होगी वो रोहतास और शेखुपुरा की। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।